हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर एडमिशन। तो बहुत दिनों के बाद क्लास चालू है। देखिए, माइंड फोरमैन मेट ब्लास्टर की तैयारी आपकी दोबारा से चालू हो चुकी है। 2026 सेशन वाला एग्ज़ाम जब भी हो, दिसंबर में या जून में, आपकी तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम में जैसा हुआ है, लोगों का अच्छा मार्क्स नहीं आया, जिसकी वजह से लोग फेल हो गए। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन आंसर आने वाला है। एमसीक्यू टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कोड ड्रिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कोड ड्रिलिंग क्या हो जाता है, इसके बारे में बताते हैं। फिर कोड ड्रिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है। तो कोड ड्रिलिंग का मुख्य उद्देश्य कोड ड्रिलिंग आपकी एक ऐसी विधि होती है जिसमें रॉक को अंदर बेलनाकार सिलेंड्रिकल, मतलब एक मशीन होती है, उसको मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, फोटो। तो उसमें सिलेंड्रिकली द्वारा नमूने को हम लोग कोर बोलते हैं। तो कोर निकालने को कोर सैंपल को बोलते हैं, उसी को कोर ड्रिलिंग हम लोग बोलते हैं। तो चलिए, इस विधि में मिनरल डिपॉजिट को सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं, ताकि उसके बारे में हमें पता चले कि नो साइज ऑफ मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण का आकार पता चल जाए, खनिजीकरण की सटीक सीमाएं निर्धारित करना पता चल जाए, गहराई एवं डीप का कोड पता चल जाए, किस खनिज की ग्रेड एवं समानताएं पता चल जाए। तो यानी उपरोक्त सभी इसका ई वाला राइट आंसर हो जाता है। ये भी इसके बारे में चित्र दिखाता हूँ आपको। ये चित्र से समझ में कुछ आ रहा है। एक हाइड्रोलिक कोर एक्सप्लोरेशन जो ड्रिल करके कोर ड्रिलिंग के द्वारा निकाला जाता है, ये अब कोर ड्रिलिंग है। कोर सैंपल जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटे छोटे। ठीक, मैं बता दूं, किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यूएनएफसी का पूरा नाम क्या हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यूएनएफसी होता क्या है। यूनाइटेड नेशन फ्रेम वर्क एंड क्लासिफिकेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन। इसका सही आंसर ए हो जा रहा है। यह क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपका समझ में आ गया कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे ना, क्या यूएनएफसी मतलब क्या है, ये क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, खनिज, ये खनिज संसाधनों का जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज तेल, इन सभी की आर्थिक व्यवहार्यता और तकनीकी स्थिति कैसी है, वो वैज्ञानिक के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, किसी भी मिनरल या ऑयल को। तो किस किस आधार पर किया जाता है, तो अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो बताता हूँ किन किन आधारों पे। ई, इकोनॉमिक वैलिडिटी के आधार पर। एफ, फिजिबिलिटी असेसमेंट के। जी, जियोलॉजिकल नॉलेज के आधार पर। इसमें दर्शाया जाता है जैसे कि 1 1 2 1 2 2, जैसे कोड यूनिवर्सिटी में शामिल करके इनको समझाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। खदान में प्रयुक्त अयस्क सैंपलिंग की विधियाँ कौन कौन सी हो जाती हैं। तो चिप सैंपलिंग, ग्रूव सैंपलिंग, बोरहोल सैंपलिंग, ग्रैप सैंपलिंग, बल्क सैंपलिंग, ये सभी एक प्रकार की सैंपलिंग है। तो सभी को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो इसका आंसर वैसे हो जाएगा कि खदान में हम इन सभी का उपयोग करते हैं, तो एफ राइट आंसर हो जाएगा। चिप सैंपलिंग समझते हैं। चिप सैंपलिंग क्या होता है। चिप सैंपलिंग आपका चित्र दिखाता हूँ। चिप सैंपलिंग, ये देखिए, एक जैसे कि बता रहा हूँ, चिप सैंपलिंग जो आउटक्रॉप होता है, माइन का फेस होता है, वहाँ पर छोटा छोटा टुकड़ा अगर हमने, तो उसी को हम लोग चिप सैंपलिंग बोलते हैं। देखिए, ये आपका कुल्हाड़ी जैसा कुछ है, तो छोटा छोटा अगर मिनरल ले रहे हैं तो उसको चिप सैंपलिंग बोलते हैं। ये सरफेस एक्सप्लोरेशन के द्वारा ले सकते हैं। ठीक, दूसरा समझते हैं। दूसरा है ग्रूव या चैनल सैंपलिंग। इसका क्या अर्थ है, तो इसको समझाते हैं। इस चित्र से देखिए, जैसे कि ये आदमी है, कहीं आपका ओर बॉडी है, तो एक निश्चित चौड़ाई में आकार ले लिए, मान लीजिए 10x10 ले लिए, बोल रहा हूँ, निश्चित चौड़ाई में ले लिए या गहराई में ले लिए, खांचा बनाकर ग्रूव। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं,
ग्रुव सैम्पलिंग या चैनल सैम्पलिंग बोलते हैं। क्लियर? यह देखिए, ठीक है, आपको समझने की कोशिश आ रहा होगा। छेनिया थोड़े से ले रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है बोरहोल सैम्पलिंग। बोरहोल सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें देखिए यह होता है कि कोर ड्रिलिंग जो होता है, जो रोटरी ड्रिलिंग, उसके माध्यम से अगर गहराई कर कर हम लेते हैं नमूना कोई, तो वही आपका बोरहोल सैम्पलिंग कहलाता है। देखिए इस प्रकार से हम कोर को इकट्ठा करते हैं, ठीक। ये सभी मशीनरी के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोरहोल सैम्पलिंग हो गया। ग्रेव सैम्पलिंग हुआ? नहीं, ग्रेव सैम्पलिंग। तो चिप सैम्पलिंग समझ लिए, गुरु चैनल सैम्पलिंग समझ लिए। चिप सैम्पलिंग छोटे छोटे में, गुरु सैम्पलिंग मतलब एक छोटा आकार में चैनल टाइप में कोई आकार ले लिया। बोरहोल सैम्पलिंग लोग डीलिंग करके बोरहोल करके ग्रेव सैम्पलिंग को समझते हैं और इसके बारे में देखते हैं फोटो के द्वारा, चित्र। ग्रेव सैम्पलिंग कुछ नहीं। ग्रेव सैम्पलिंग का मतलब देखिए जी, कोई स्टॉक पाइल आपका पड़ा हुआ है, जैसे कि अचानक हमें सैम्पलिंग करनी हो, तो हम जाकर वहाँ से थोड़ा सा नमूना उठा लेंगे, तो यही है आपका ग्रेव सैम्पलिंग, ठीक। अचानक से कोई मकपाइल स्टॉक पाइल रखा है, उसको जाकर हम इकट्ठा कर लिए, ले लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव सैम्पलिंग। नेक्स्ट आपका सबसे अंतिम है बल्क सैम्पलिंग। बल्क सैम्पलिंग मतलब भारी मात्रा में। भारी मात्रा में क्या बताता हूँ, चलिए चित्र पर चलते हैं हम लोग। भारी मात्रा में मतलब कोई मिनरल को 1 टन निकाल लिए, उसका हम लोग सैम्पलिंग करें या निरीक्षण करें मेट्रोलॉजिकल द्वारा, टेस्टिंग प्लांट द्वारा, फिजिबिलिटी स्टडी, ये सभी करते हैं, तो इसे हम लोग बल्क सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक। इसमें आपको कुछ कुछ दिया है डाटा, तो ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आपकी अगर क्लासेस करनी हो माइंड फॉर मैन या जियोलॉजी या सर्वेयर, ओवरमैन, सरदार, जिसकी भी करनी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्रॉपर आपको बेहतरीन नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, बहुत आसान है कि माइन प्लान सेक्शन निम्न में कौन कौन से आवश्यक घटक होते हैं। माइन प्लान जब सर्वेयर द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसमें टाइटल, स्केल, ट्रू नॉट, मैग्नीट्यूड, ये सभी दर्शाए जाते हैं। प्रिपरेशन डेट, कब किया गया वो बताया जाता है। सर्वेयर का हस्ताक्षर, मैनेजर का काउंटर साइन, ये सभी होनी चाहिए। तो लगभग इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा F। क्लियर? इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। प्रश्न नंबर 5, वह अग्नि चट्टान इग्नियस बॉडी जो परतों को काटते हुए प्रायः ऊर्ध्वाधर या तीव्र ढाल पर स्थित होता है, क्या कहलाता है? अ टेबुलर इग्नियस बॉडी दैट कट्स क्रॉस बेडिंग एंड यूजुअली वर्टिकल और स्टीपली इंक्लाइन, तो डाइक बोलते हैं। तो डाइक क्या होता है, सील क्या होता है और फोल्ड क्या होता है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो डाइक, इसका आंसर सही है ए। तो डाइक होता क्या है, डाइक के बारे में थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ, तब ज़्यादा समझ आएगा। सील जो होता है कि मान लीजिए इग्नियस रॉक है, तो वो ठंडा हो जाता है, तो ओरिजेंटली 2 मिनरल के बीच में ओरिजेंटली जब ब्रेक रेजिस्टेंस पैदा करे, वह सील कहलाता है, जो ओरिजेंटली। और डाइक क्या होता है, डाइक आपका होता है वर्टिकली या इंक्लाइन, आपका मिनरल में बाधा उत्पन्न करे, जैसे रेड वाला आपको दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक, ठीक। और फोल्ड और फॉल्ट क्या होता है उसको बताते हैं। फोल्ड बताते हैं, फोल्ड पहले फॉल्ट बताते हैं फिर फोल्ड बताते हैं। फोल्ट क्या होता है, कोई भी आपका रॉक है, रॉक स्टार्टर, वह एक मूवमेंट के कारण डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये जैसे बोलते हैं कि कोई भी रॉक जिसमें दरार हो जाए तो उसको जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट अलग चीज़ है, लेकिन अगर किसी भी रॉक में टूटने के कारण फॉल्ट आ जाए, यानी ऊपर नीचे खिसक जाए, जिसको फुटवॉल हैंगिंग वॉल बोलते हैं, फुटवॉल हैंगिंग वॉल, ठीक, तो उसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। जब चट्टानें टूटकर एक दूसरे के सापेक्ष ऊपर नीचे, जैसे कि ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर अगर खिसक जाती है, तो उसे हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, फॉल्ट प्लेन, हैंगिंग वॉल, फुटवॉल। मैंने हैंगिंग वॉल बताया, ऊपर वाला भाग हैंगिंग वॉल हो जा रहा है और नीचे वाला भाग फुटवॉल हो जा रहा है। एफ से जिसको डोंट करेंगे, एच से बोल रहे हैं, ठीक है।
अब आगे देखेंगे फोल्ड के बारे में। फोल्ड क्या होता है, तो फोल्ड बताते हैं आपको बता दें कि फोल्ड के प्रकार हो जाते हैं। तो फोल्ड के आपके प्रकार पढ़ाऊँगा, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्टैक स्लिप फॉल्ट, ये सभी होते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट में जनरली आपका होता है, क्या होता है, अरे फॉल्ट में जनरली आपका हैंगिंग वाल नीचे की तरफ होता है, वो है नॉर्मल फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में हैंगिंग वाल ऊपर की तरफ जाता है, और स्टिक स्लिप फॉल्ट में साइड वे मूवमेंट हो जाता है, उसको हम लोग स्टैक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। फोल्ड को समझते हैं। फोल्ड वह संरचना है जो तब बनती है जब रॉक स्ट्राटा होता है वो कंप्रेशनल फोर्स के कारण टूटने के बजाय बेंड हो जाए यानी किसी प्रकार से मुड़ जाए, ऐसे वैसे। ठीक है, तो वो आपका फोल्ड कहलाता है। फोल्ड में टूटकर खिसक कर ऊपर नहीं चला जाता है, लेकिन फोल्ड में बिना टूटे बेंड हो जाता है, उसे हम लोग फोल्ड बोलते हैं। थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा, जैसे कि अगर मैं लिख दूं फॉल्ट के बारे में, तो खिसक जाना फॉल्ट, और वो फोल्ड में मुड़ जाना जिसको बेंड बोलते हैं। इतना याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। फॉल्ट खिसक जाना, रॉक बेड का, रॉक स्टार्टा का। ठीक है, इसमें भी आपके कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब मुख्य भाग, लिम्स, एक्सिस, क्रेस्ट ऑफ। ठीक है, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, तो बताता हूँ आगे क्वेश्चन में अगर होगा तो मैं ऐड करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ भी क्या, वो फॉल्ट जिसमें हैंगिंग वाल नीचे की ओर खिसक जाती है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉल्ट। मैंने अभी इसको बताया नॉर्मल फॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। स्टेप फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, मतलब नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट। चलिए थोड़ा सा बताता हूँ। कोई रॉक बेड है, ये हो गया फुट हैंगिंग वॉल, फुट वॉल, ये हो गया नॉर्मल फॉल्ट। ठीक, रिवर्स फॉल्ट, यहीं अगर रॉक बेड ये हो जाए ऊपर, फुट वॉल, हैंगिंग वॉल, ये हो गया रिवर्स फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट क्या है, स्टेप फॉल्ट क्या हो जाता है, कोई बताएगा? तो स्टेप फॉल्ट बताता हूँ। मैंने बताया था साइड वे मूवमेंट जब हो जाए तो स्टेप फॉल्ट कहलाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, इसका कोई अगर डायग्राम होगा तो मैं बताता हूँ। अभी हम डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ समझ जाइए। देखिए लिम्स सबको दिखा रहा है, ठीक, सिंक लाइन दिखा रहा है, एंटिक लाइन दिखा रहा है, ये सभी रॉक बेड है। इसमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसी चीज़ को आपको ये डायग्राम के थ्रू दिखाया जा रहा है। ओके, इसमें फॉल्ट प्लेन, हैंगिंग वॉल, फुटवॉल के बारे में दिखाया जा रहा है। चित्र से बहुत कुछ समझ में आता है। देखिए अपर डायरेक्शन में ये ऊपर नीचे खिसकने को दिखा रहा है। ठीक, स्टेप फॉल्ट में आपका जो है नॉर्मल फॉल्ट का समूह ही होता है, लेकिन स्टेप सीढ़ी के तौर पर आपका ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक, फॉल्ट क्या क्वेश्चन है इसका कि फॉल्ट किसके बीच बनने वाली दरार फ्रैक्चर है, तो टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक, सही बात है, तो ए राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन एंटीक्लाइन, सिक्लाइन और मोनोक्लाइन के प्रकार हैं, तो मैंने बताया था, अभी पढ़ाया था आपको। एंटीक्लाइन, सिक्लाइन आपको फोल्ड का प्रकार है। फोल्ड मतलब बेंड हो जाना। एंटीक्लाइन क्या है, सिंक्लाइन क्या है, बेंड हो जाना। ये एंटीक्लाइन, ये है यू प्रकार। सिंक्लाइन मतलब सिंक की तरह है। मोनोक्लाइन मतलब किसी एक एरिया में मतलब क्या हो जाना, बेंड हो जाना, मतलब झुकाव हो जाना, वो उसको मोनोक्लाइन बोलते हैं। अंतिम प्रश्न है, रॉक ड्यूरेबिलिटी पेनिट्रेशन रेट किन बातों पर निर्भर करती है, तो मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर, ग्रेन साइज, डिग्री ऑफ वेदरिंग पर डिपेंड करेगा। मिनरल कंपोजिशन क्या होता है, मिनरल कंपोजिशन किसी रॉक जैसे ग्रेनाइट हो गया, कुछ ना कुछ मिलकर बना है, क्वार्टजाइट, माइका, ये सभी मिलकर आपका ग्रेनाइट बना है।
क्वार्टजाइट, माइका, फेल्सपार मिलकर आपका ग्रेनाइट बना, वो हो गया मिनरल कंपोजिशन, जिसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज सबके मिले होते हैं। टेक्सचर मतलब उसका किस प्रकार का आकार रह रहा है, और ग्रेन साइज मतलब कितनी छोटी छोटी रह रही है, और डिग्री ऑफ वेदरिंग। कुछ इसका फोटो है, डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं इसको, जानते हैं कि क्या होता है। ग्रेनाइट के बारे में देख लिए हम लोग। किसी भी रॉक का टेक्सचर के बारे में बता रहा है। रॉक पेनिट्रेशन मतलब रॉक की पेनिट्रेशन, यानी रॉक पर कितना ज़्यादा डील किया जाएगा कि वो उतने देर में टूट जाएगा, उसकी बिहेवियर जानना, पहचानने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। जिस ग्रेन साइज के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे सिल्ट हो गया 0.05 से लेकर 0.002 mm का है, क्ले है, सैंड है, इन सभी किसी भी मिनरल रॉक में आपका जो दिखाया जा रहा है साइज के बारे में वह बता रहा है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आपको। आगे एक टेक्नोलॉजी था डिग्री ऑफ वेदरिंग, मतलब इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक द्वारा, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, इन तापमान से जो भी आपका मिनरल में रॉक में टूट जाए या बदल चुकी है या बदल जाए, वही आपका डिग्री ऑफ वेदरिंग है। ठीक, तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। आते हैं क्वेश्चन पर। आई होप इतना सारा क्वेश्चन आपको 10 नंबर क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा, जो कि आपको अभी तक इतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं समझाया और बताया होगा। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके लिए अपडेट PYQ क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। तैयारी आप लोग अच्छी रखिए। किसी प्रकार का हेल्प या डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे का ज्ञान, मायने की पहचान। थैंक यू सो मच।